स्टॉक मार्केट में लोग लॉस क्यों करते हैं? ऐसा बोलते हैं exactly. कि 93% लूज मनी, 2 to 3% ब्रेक इवन Okay. एंड 3% मेक मनी। जितना आपका टाइम कम होगा ना मार्केट में, उतना आप ज्यादा प्रॉफिट करोगे। तो जितना ज्यादा स्क्रीन को देखोगे उतना प्रॉफिट कम होगा। आम आदमी डरा हुआ है, आम आदमी ये सोचता है कि सबका पैसा डूब जाता है, मेरा भी नुकसान हो गया था। ये नुकसान होता क्यों है? जब आप किस्मत की बात करते हो तो आप लक की बात करो, उसमें फिर वो फैक्टर आ जाता है कि मेरे किस्मत में है कि नहीं। तो पहले तो ये समझना है कि ये भी एक बिजनेस है, एक प्रोफेशन है जहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। आम आदमी को स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से ऐसे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जहाँ पे मार्केट ऐसा वन साइड ऊपर जा रहा है और उसमें आपने पैसा बना लिया तो आपको लगा मेरे को आता है, लेकिन आपने दूसरी साइड देखी नहीं। 2026 का सीक्रेट क्या होना चाहिए स्टॉक मार्केट का? मैं धुरंधर का डायलॉग बोलता हूँ Okay. जहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारे धंधे में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नजर और सब्र। 2 चीजें होती है जब मैं एक ट्रेडर की बात करता हूँ, नॉलेज की बात करता हूँ, तो एक होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है टेक्निकल। क्या दोनों इंपॉर्टेंस रखती हैं? यस, मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि शायद सब ना सीख पाए। जब हमने शुरू किया था, जब मुझे डाउट होता था कि ये भी सीख गया। जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम ही बन गया एनीबॉडी कैन ट्रेड। अच्छा। कि ऐसे लोगों को, उबर ड्राइवर, किसान, सिक्योरिटी गार्ड, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, होम मेकर, ये सारे लोग हमारे यहाँ से सीख के गए और काफी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, जो सिस्टमैटिकली कर रहे हैं। टेक्निकल में भी क्या? क्योंकि आजकल इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेटेजीज की बात करूं, लॉट्स ऑफ है। गो डीप नॉट ब्रॉड। एक ही टूल को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। आपकी एडवाइस क्या रहती है कि कोई भी पोर्टफोलियो बनाए तो उसे किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सही स्टॉक में जाए। तो सही स्टॉक चुनने का सही तरीका क्या है, और इसको मैं बोलता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप इसको फॉलो करोगे तो स्टॉप लॉस आपके लगेंगे नहीं। लॉस बुक करना सीखेगा तो यहाँ पे टिकेगा। या तो उंगली काटो, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। आप मार्केट में स्टॉप लॉस के बिना उतरोगे। क्या ये जो साल है ये कॉमोडिटी वालों का साल है? उनका साल तो था 2025। नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है, उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे? बहुत आसान है कि मैं बोल दूं कि मार्केट खराब है। बहुत आसान है कि मैं बोल दूं कि मार्केट सट्टा है, गैम्बल है, किसी को करना नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल है कि ये ढूंढना। हेलो एंड वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और एक और पॉडकास्ट लेकर आपके साथ इस वक्त में मौजूद हूं। और मेरे साथ गेस्ट जो हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर कहीं पर भी कनेक्टेड हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसे एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखें। इसे सिर्फ गैम्बलिंग ना समझें, इसे सिर्फ जुआ सट्टा ना समझें, इसे आप प्रॉपर तरीके से सीखें और उसके बाद काम करें। ये सब सुनते तो हर कोई है, ये कोई समझता तो हर कोई है, लेकिन आज मेरी कोशिश इस पॉडकास्ट के अंदर होगी कि जो आपके मन के कई सारे सवाल होते हैं, उन सवालों को मैं कवर करूं और एक ऑथेंटिक नॉलेज आप तक पहुंचे। इसके लिए ज़रूरी है कि एक ऑथेंटिक गेस्ट को मैं अपने सामने बैठाऊं। तो जब ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं ना कि ऑथेंटिसिटी हो किसी की, तो हमारे जहन में एक नाम आता है, उनका नाम है विशाल वी मलकान। सो मैं इस वक्त मुंबई में हूँ, मलकान्स व्यू के ऑफिस में हूँ, स्टूडियो में हूँ, और वेलकम करता हूँ सर आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब हम बात करते हैं, जैसे अभी मैंने कहा, एक आम आदमी, बहुत सारे लोग इस ट्रेडिंग की दुनिया में, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आते हैं एक ख्वाब लेकर कि चलो कुछ पैसा लगाते हैं और जैसे दूसरों की किस्मत चमकी है वैसे हमारी भी चमक जाएगी और हम भी इससे एक इनकम बनाना शुरू कर देंगे, जिसमें कोई बुराई नहीं है। राइट। बट सेबी ये कहता है, या रिपोर्ट्स ऐसी कहती हैं, कि 93% लोग जो होते हैं वो नुकसान करते हैं, राइट। 7% लोग फायदा करते हैं। आम आदमी डरा हुआ है, आम आदमी ये सोचता है कि सबका पैसा डूब जाता है, मेरा भी नुकसान हो गया था। ये नुकसान होता क्यों है? सही सवाल पूछा आपने। कि सबसे पहले ये पॉडकास्ट में बता दूं कि आम आदमी के लिए है। आम आदमी को स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से ऐसे रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि वो उस 93% से एटलीस्ट बाहर निकल जाए। बिल्कुल राइट। उधर से निकल 7% में आ जाए। 7% में नहीं भी आए ना तो 93 से निकल सकता है। ऐसा बोलते हैं कि 93% लूज मनी, 2 to 3% ब्रेक इवन ओके एंड 3% मेक मनी। तो एटलीस्ट 93 से निकल के ब्रेक इवन पे आ गए ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो भी ये पॉडकास्ट काफ़ी सक्सेसफुल बोला जाएगा, माना जाएगा। राइट। सो पहले मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में लोग लॉस क्यों करते हैं, कि जैसे आपने पहले बताया ना कि किस्मत चमक गई मेरी। तो जब आप किस्मत की बात करते हो तो आप लक की बात करो, उसमें फिर वो फैक्टर आ जाता है कि मेरे किस्मत में है कि नहीं। बराबर इसको अगर और वहीं पे किस्मत कहाँ लागू होती है, जैसे आप बोल दो कसिनो जाओ
या सट्टा करो, गैम्बल करो, तो वहाँ पे किस्मत की ज़रूरत है। बट जब आप एक बिजनेस करते हो, बिजनेस में होता है सिस्टम, प्रोसेस, पीपल, मनी, रिटर्न्स, रिस्क, ROI, RRR, ये सारे टर्म्स को अगर बिजनेस की तरह करोगे तो फिर ये बिजनेस बनता है। फिर 93% लोग लॉस नहीं करते। Okay. फिर उसको सिस्टमैटिक किया जा सकता है। तो पहले तो ये समझना है कि ये भी एक बिजनेस है, एक प्रोफेशन है जहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, 3, 4, 5 साल लगते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आप अपनी दुकान शुरू करते हो, अपना कमाई शुरू करते हो। वैसे ही इसको भी अगर आप सीखोगे और समझोगे कि ये मैं अगले 3 साल तक मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, 3 से 4 साल में बोलता हूँ, क्योंकि 4 साल में क्या होता है कि एक मार्केट पूरा एक साइकिल घूम जाता है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, बजट्स आ गए, उसमें इलेक्शन आ गया, फिर न्यूज़ आ गए, वॉर भी हो गया, टैरिफ्स भी हो गया, कुछ ना कुछ धमाका इधर उधर होते रहता है। वो सारे न्यूज़ को मार्केट कैसे फैक्टर इन करता है वो समझ में आएगा, तब जाके आप आगे ट्रेड कर सकते हो। कोई एक साल ऐसा निकल गया जैसे 2022 या 23 जहाँ पे मार्केट ऐसा वन साइड ऊपर जा रहा है और उसमें आपने पैसा बना लिया, तो आपको लगा मेरे को आता है, लेकिन आपने दूसरी साइड देखी नहीं है। 2020 वाला क्रैश, कोविड वाला नहीं देखा है, 8 वाला नहीं देखा है, या 99 2000 वाला नहीं देखा है। तो वो होता है और वो साइकिल्स है और साइकिल घूमने ही वाला है। देयर इज नो डाउट अबाउट कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अभी मार्केट नीचे नहीं जाएगा। कुछ ना कुछ कारण होंगे, और एक जैसे दिन और रात होते हैं वैसे बुल मार्केट और बेयर मार्केट होता है। तो ये बुल मार्केट, बेयर मार्केट दोनों को एक बार समझ लिया, उसके बाद अपनी दुकान शुरू की, मतलब बड़े पैमाने पे, तब ठीक है। पहले थोड़ा थोड़ा करके सीखो। आपने बहुत सारी टेक्निकलिटीज की बात की है, मैं उस पर आऊंगा। ठीक है। टेक्निकल क्यों इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए, उस पर भी आऊंगा। लेकिन 2026 की हम स्टार्टिंग में बैठे, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ से एक मूड बनाया जाए, जितने भी व्यूअर्स हमारे हैं। 2026 का सीक्रेट क्या होना चाहिए स्टॉक मार्केट का? 2026 का सीक्रेट ये होना चाहिए कि आपको मैं धुरंधर का डायलॉग बोलता हूँ, Okay. जहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारे धंधे में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नज़र और सब्र। राइट। अगर आपकी नज़र तेज़ है, मतलब फोकस रहेगा मार्केट पे, और सब्र मतलब पेशेंस रखोगे, तो आपको ऐसे मौके और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जो आपको 2026 में अच्छा ट्रेडिंग, अच्छा प्रॉफिट करके देंगे। बट उसके लिए दोनों चीज़ ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये नजर और सब्र, ये सुनने में बहुत आसान है। नजर तब आएगी जब आपके पास नॉलेज आएगी। परफेक्ट। सब्र आपको रखना पड़ेगा, राइट। ठीक है, जो बहुत मुश्किल होता है। पेशेंस होना ही सबसे मुश्किल काम है। टेक्निकल 2 चीजें होती हैं जब मैं एक ट्रेडर की बात करता हूँ, नॉलेज की बात करता हूँ। तो एक होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है टेक्निकल। क्या दोनों इंपॉर्टेंस रखती हैं? यस, दोनों एक तरह की स्टडी है। ओके। अब मैंने दोनों ही सीखे और दोनों ही करे अपने लाइफ में, बट दोनों में एक फ़र्क है, और मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता ताकि व्यूअर्स को समझ में आए कि फंडामेंटल मतलब क्या। फंडामेंटल एनालिसिस, कोई एक कंपनी का अगर मुझे फंडामेंटल करना है तो मुझे उसके कंपनी के बैलेंस शीट से लेके, रेशियो से लेके, P&L स्टेटमेंट से लेके, मैनेजमेंट कौन है, प्रमोटर कौन है, उनके एक्सपेंशन प्लान क्या है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, उनके ग्लोबल पॉलिसी के हिसाब से क्या फर्क पड़ सकता है, ओके। और ऑयल का भाव ऊपर नीचे होगा तो क्या फर्क पड़ सकता है, डॉलर के भाव के ऊपर नीचे से भी फर्क पड़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है फंडामेंटल में, और उसके लिए चलो, एक तो है बहुत सारा डेटा है, और डेटा मिल भी जाए तो डेटा निकालने को टाइम लगता है, तो टाइम भी चाहिए, डेटा भी चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि समझो मैंने आपको डेटा दे दिया सब कुछ, और टाइम मैंने आपका बचा लिया, डेटा भी दे दिया, तो तीसरी जो चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती है, वो है काबिलियत। मतलब उस चीज़ को एनालाइज करने का उसका जो स्किल है वो किसके पास होगा। एक डॉक्टर को या इंजीनियर को मैंने फंडामेंटल दिखाया तो वो क्या कर लेगा, बट एक फाइनेंस जो स्टूडेंट है, या CA है, या चार्टर्ड या CPA है, या फाइनेंस MBA है, वो उसको एनालाइज कर पाएगा। तो फाइनेंस का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है अगर आप फंडामेंटल में हो तो। बट कंपेयर टू दैट टेक्निकल, जो हम ज़्यादातर करते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, वो उसमें क्या है कि जो ये सारा डेटा है जिसको बोलते हैं कॉज, कारण है, उसके वजह से ही तो मार्केट चल रहा है। कंपनी कुछ काम कर रही है तभी तो उसका भाव है। तो या तो मैं कंपनी जो काम कर रही है उस पर ध्यान दूँ, या उसके भाव पे ध्यान दूँ, क्योंकि वो उसका इफेक्ट है, उसका नतीजा है। राइट। और इफेक्ट मतलब प्राइस, जो भाव ऊपर जाता है, भाव नीचे जाता है, और भाव साइडवेज जाता है। ये 3 ही ट्रेंड होते हैं मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब ये 3 ट्रेंड को मेरे को परखना है, मेरे बेस्ड ऑन द टूल्स एंड टेक्निक्स, बस उसी से मुझे ट्रेड करना है। अगर ऊपर जा रहा है उसका मतलब है कि फंडामेंटल सही है, नीचे जा रहा है मतलब फंडामेंटल में कुछ तो गड़बड़ है, और साइडवेज जा रहा है मतलब कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कुछ नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहीं पे है। तो अगर मैं टेक्निकल फॉलो करता हूँ तो मेरे को एक ही चीज़ देखनी है, और वो है चार्ट्स, और वो एक आम आदमी भी कर सकता है, और जो हम अपने प्रोग्राम्स में करते हैं। अब मैंने भी फाइनेंस MBA किया,
बहुत सारी फाइनेंस की किताबें और फंडामेंटल किताबें पढ़ी, फिर मैंने टेक्निकल पढ़ा। पूरे मेरे जो स्टार्टिंग ऑफ द करियर 1996 में हुआ था, जब मैं 16 साल का था, वहाँ से मेरी एक अच्छी शुरुआत हो गई थी। बोलते ना बिगिनर्स लक। बिल्कुल। एक तो मैंने अपने फादर के अगेंस्ट जाके ऐसी कॉलेज में एडमिशन लिया जो स्टॉक मार्केट के नज़दीक था, ओके। और वहीं पे मैं जाता था। मेरा ग्रेजुएशन मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में ही हुआ है। और उस टाइम पे एक बड़ा बुल मार्केट चला 99-2000 में, जिसको बोलते हैं डॉट कॉम बबल। डॉट कॉम बबल के पहले डॉट कॉम बूम हुआ था, ओके। सारे स्टॉक्स ऊपर गए थे, और उसमें मैंने छोटे छोटे ट्रेड करके भी 20 लाख रुपए कमा लिए उस टाइम पे। उस टाइम पे प्राप्त शायद तब ग्रेजुएशन में थे। 20 साल का था तभी। और तभी मुझे लगा मेरे को अभी पढ़ाई की ज़रूरत ही है, अब तो मैं कमा लूंगा, अब तो मेरे को यही करना है। बट बाद में हुआ क्रैश, डॉट कॉम बबल, और तब पता चला कि इतना आसान नहीं है, जो कमाया था वो भी गया, ऊपर से गया। फिर मैंने सोचा कि चलो कमाया मतलब कुछ तो दम है, बट गवाया उसके पीछे मेरे पास नॉलेज नहीं था, रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, प्रोसेस नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैंने बोला इसको हम सीखेंगे। तो मैंने फाइनेंस MBA किया, तो फाइनेंस का भी नॉलेज लिया, फंडामेंटल का भी और टेक्निकल के भी। बिटवीन 2001 एंड 2007 आई मस्ट हैव रेड 400 बुक्स ऑन स्टॉक मार्केट। और तब जाके कुछ समझ में आया कि टेक्निकल क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, और कौन सा आसान है, कौन आदमी कर सकता है। और उसी के बाद हमने अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया 2008 में, और मलकानजू की शुरुआत तब से हुई। सर, टेक्निकल की आपने बात की कि टेक्निकल अगर आपको आ गया तो फंडामेंटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फंडामेंटल हर किसी के बस की बात नहीं है। यस, टेक्निकल सीखना सबके बस की बात होती है। यस। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि शायद सब ना सीख पाए जब हमने शुरू किया था, बट लास्ट 18 साल से हम लोग सिखा रहे, और उसमें ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आए जब मुझे डाउट होता था कि ये भी सीख गया, ये भी कर सकता बहुत है। सारे लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा। हाँ, और उसके बाद मुझे लगा, अभी जैसे हमारा प्रोग्राम का नाम ही बन गया एनीबडी कैन ट्रेड, अच्छा। कि ऐसे लोगों को, उबर ड्राइवर, किसान, सिक्योरिटी गार्ड, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, होम मेकर, ये सारे लोग हमारे यहाँ से सीख के गए और काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, जो सिस्टमैटिकली कर रहे हैं। तो अब मतलब टेक्निकल कोई भी सीख सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बहुत आसान है। अब आसान बोल जाते हैं तो ये एक होता है ईजी और एक होता है सिंपल। सिंपल और इजी तो है, बट इम्प्लीमेंटेशन कभी कभी मुश्किल हो जाए। वहीं पे हमारा काम दूसरा जो शुरू होता है वो है माइंडसेट का, और उसी के बारे में मेरे को डिटेल में बात करनी है, क्योंकि टेक्निकल तो मैं अपने वीडियोस में, अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत मैंने वीडियोस बनाए, कुछ 1000 से ज़्यादा वीडियो है, 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और मेरी सारी स्ट्रैटेजीज बेसिकली फ्री है, ऐसा कुछ छुपा के रखना कोई नहीं। चार्ज नहीं करते आप। वो वीडियोस फ्री है, वीडियोस कोर्सेज जो- है हमारे, हाँ। बट आप वीडियोस देख के भी कर सकते हो, और आपको लगे कि इससे आगे डीप में जाना है, मेरे को हैंड होल्डिंग चाहिए या कोचिंग चाहिए, तो फिर तो आपको हम हैं। एडवांस कोर्सेज की तरफ हाँ, जाना होगा। हाँ। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ कि जो व्यूअर है उनका फायदा होना चाहिए, वैल्यू एडिशन उनकी लाइफ में होनी चाहिए। टेक्निकल में भी क्या Yes. क्या क्या फॉलो करें Perfect. टेक्निकल, क्योंकि आजकल इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेटेजीज की बात करूं, लॉट्स ऑफ हैं। आप गूगल पे चले जाइए, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी। आप चार्ट्स पे चले जाइए, बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। कंफ्यूज हैं, किसी ने कहा RSI फॉलो कर लो, किसी ने कहा कुछ और फॉलो करो। यस, सही सवाल पूछा आपने। यही मेरी भी दुविधा थी जब मैंने शुरू किया था 2001 से लेके, जो बहुत सारे इंडिकेटर्स, पैरामीटर्स सीखते थे, लगाते थे। अब मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स सीख रहा था, समझ रहा था, उतना कंफ्यूज हो रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, उल्टा लॉस हो रहा था, और समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो तभी एक गिव अप वाला पॉइंट आ जाता है कि भाई अभी इसको छोड़ देते हैं। तभी एक दिन का प्रोग्राम हुआ था, मेरे एक आइडल है ट्रेडिंग कम्युनिटी में, जिनका नाम है लैरी विलियम्स, जो US में है, बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर, उनके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स है ट्रेडिंग की दुनिया में। वो एक दिन के लिए मुंबई आए थे, मुंबई में एक दिन का सेमिनार था उनका, और वहाँ पे मैं उनको मिला, और एक पूरा बेसिक था क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा था उनके बारे में, उनकी किताबें और वो, बट वो लंच ब्रेक में जो 1 मिनट मिल जाता है मौका बात करने का, तो मैंने उनको पूछा कि सर, आई एम अ ग्रेट फैन, फॉलोअर, आपसे बहुत कुछ सीखा है, कैन यू हेल्प मी। मैंने अपना लैपटॉप खोला, बोला कि ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मुस्कुराने लगे और मुझे बताया कि आप वही गलती कर रहे हो जो मैं कर चुका हूँ अपने यंग ईयर्स में। मतलब क्या? बोला ये सारे इंडिकेटर्स में से अगर आपको एक चुनना है तो क्या करोगे? तो मैं ऑलरेडी थोड़ा नर्वस था, तो मेरे को सबसे पहली नज़र जो मेरी गई वो था RSI। ओके। तो मैंने बोला RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो उन्होंने अपने हाथ से सारे इंडिकेटर्स को डिलीट कर दिया मेरे लैपटॉप से, चार्ट से, और बोला कि ये भाव है और ये RSI है, अब इसके ऊपर ट्रेड करो। तो मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है, अरे ये तो चाहिए, वॉल्यूम तो चाहिए, वो चाहिए। बोला कुछ नहीं चाहिए। एंड देन ही गिव मी द गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई ट्रेडिंग, इज दैट आपको एक ही प्रिंसिपल, एक ही टूल को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। एंड ही टोल्ड मी दिस थिंग, गो डीप नॉट ब्रॉड। ओके। तो सारे इंडिकेटर्स सही है, सब अच्छे हैं, सब बहुत सालों के रिसर्च के बाद बनाए गए, तभी तो वो सॉफ्टवेयर में लगे हैं,
बट आपको मास्टर करना है एक ही, एक को और वो दिन है 2007 का और आज का दिन है 18-19 साल से मैं खाली आरएसआई के पीछे लगा हूं। ओके। और अभी भी स्टडी करता हूँ, अभी भी उसमें से कुछ ना कुछ नया निकलता है मेरे लिए। और मेरे सारे क्लासेस, सारे वीडियोस, सारे प्रोग्राम, सारे कोर्सेज में, फिर वो शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, कैश हो, या क्रिप्टो हो, करेंसी हो, कुछ भी हो, आरएसआई से ट्रेड करते हैं, सिर्फ आरएसआई। सिर्फ आरएसआई। यानी कि ये एक मिथ है कि लोगों को बहुत सारे इंडिकेटर्स को लगाकर रखना है, Yes. बहुत सारे इंडिकेटर्स को फॉलो करना है, तब वो प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं। खाली आरएसआई मतलब भाव देखना है, मतलब भाव मतलब प्राइस, विच इज योर कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ऑल। नीचे आरएसआई लगाना है जो हमको मोमेंटम इंडिकेटर बता रहा है कि स्पीड क्या है। और मेरे आरएसआई पे बहुत सारे वीडियोस है। और बाय द वे, आपके ऑडियंस के लिए मैं एक पूरा 2 घंटे का मास्टर क्लास फ्री दे दूंगा लिंक में, ताकि आरएसआई की जो मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है, बेसिक्स ऑफ आरएसआई और आरएसआई की स्ट्रैटेजी, वो पूरा देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में, नीचे तो ये लिंक। रिवॉर्ड है आप लोगों के लिए, आप पॉडकास्ट देख रहे हैं इसलिए हम आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक लेकर आप वहां पर देखिएगा, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा। सर, अभी आपने बात की कि स्विंग से लेकर बहुत सारे स्ट्रेटजीज होती हैं किसी भी ट्रेडर के आगे, कि वो इंट्राडे भी कर सकता है, पोजिशनल भी जा सकता है, लॉन्ग टर्म भी जा सकता है, स्विंग भी जा सकता है, स्कैल्पिंग भी एक तरीका है काम करने का। इन सब में सबसे बेटर कौन सा होता है? क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है ना, उसमें आपने सब ट्राई किया होगा। यस, बेस्ट वन क्या था? ठीक है। तो मेरी शुरुआत पहले तो जैसे सबकी होती है, सबको चाहिए जल्दी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आजकल तो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। आप बटन दबाओ, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, सब कुछ घर पे आ जाता है। वैसे एक बटन दबा के प्रॉफिट करना है। और यंगस्टर्स का सबका यही चैलेंज है। मेरा भी उस टाइम पे जब वही था, जब मैंने शुरू किया था, तो मैंने शुरू डे ट्रेडिंग से ही किया था, और ज़्यादा से ज़्यादा बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, 2 दिन का। बट धीरे धीरे जब सीखने लगा, समझने लगा, बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की किताबें पढ़ी, और मैं देखा कि इन लोग तो इतना डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे, पर फिर भी इन लोग हमसे ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। बिल्कुल राइट। तब जाके समझा कि जितना आपका टाइम कम होगा ना मार्केट में, उतना आप ज़्यादा प्रॉफिट करोगे। मेरा एक फेवरेट स्टेटमेंट है जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि योर प्रॉफिट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीन टाइम यू हैव। तो जितना ज़्यादा स्क्रीन को देखोगे, उतना प्रॉफिट कम होगा। मुझे पता है काफ़ी डे ट्रेडर्स इसको अच्छा नहीं मानेंगे, बट मैं वो जर्नी से गुजर चुका हूँ। फिर मैंने ट्रेनिंग शुरू की, फिर शादी हुई, बच्चे हुए, तो वो डे ट्रेडर की लाइफ है ना, बहुत ही क्या बोलते हैं, कमज़ोर है, क्योंकि आप कहीं नहीं जा सकते हो। कहीं पार्टी में, कहीं शादी में, कहीं बच्चे के स्पोर्ट्स डे में भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपकी इनकम डे ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट है। राइट। और वो आप, और बेसिकली स्टॉक मार्केट में आप क्यों आते हो? आपको फ्रीडम चाहिए, पैसा तो चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट को आपको पैरेलल रखना चाहिए। पैरेलल मतलब आप अपना काम करो, जॉब करो, बिजनेस करो, फ्रीलांस करो, जो भी कर रहे हो करो, उसके उधर से जो पैसा कमाओगे, यहाँ पे पैसा लगाओ स्ट्रैटेजी के साथ, और उसको ग्रो होने दो। फिर वो शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म से लेके लॉन्ग टर्म हो सकता है, लेकिन डे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं होगा, नहीं तो आप ये काम भी नहीं कर पाओगे। सो मेरा मानना है कि डे ट्रेडिंग से बेटर अगर कुछ है तो स्विंग है। स्विंग ट्रेडिंग जो होता है 10 दिन का होता है, 5 से 10 दिन तक कर सकते हो, ताकि आपको पूरा दिन स्क्रीन के सामने। स्विंग ट्रेडिंग से बेटर क्या हो सकता है? पोजिशनल ट्रेडिंग, जो 2 से 3 महीने तक रखता है। मतलब ये सब चीज में फर्क क्या है? लॉन्ग टर्म चलो। हाँ, इसका मैं आपको एकदम क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी जर्नी कर चुका हूँ। आप डे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में फर्क क्या है? डे ट्रेडिंग मतलब 6 घंटे के अंदर, 6.5 घंटे के अंदर आपको डिसाइड करना है कि मैं बाय करूं, सेल करूं, रुकूं, ना रुकूं, ले लूं, प्रॉफिट बुक करूं, लॉस बुक करूं, आधा प्रॉफिट बुक करूं, आधा लॉस करूं, फिर दूसरा। ऐसा एक ट्रेड में 6-7 डिसीजन, वैसे और 3-4 ट्रेड करोगे तो दिन 6 घंटे के अंतर में आपको 20 से 25 या 50 डिसीजन लेने हैं, जो ब्रेन को एग्जॉस्ट कर देता है। उतनी कैपेसिटी नहीं है हमारे दिमाग की कि हम उतने डिसीजन ले पाए, वो भी वही शार्पनेस से। एक ट्रेड आपने कर लिया, ठीक है, राइट। और उसी तरह से अगर मेरे को पोजिशनल ट्रेड करना है, तो मेरे को 3 महीने में 5 डिसीजन लेने हैं। लिया, बेचा, नहीं लिया, नहीं बेचा, आधा प्रॉफिट बुक किया, आधा लॉस बुक किया, पूरा लॉस बुक किया। 3 महीने मिलते हैं। और एक दिन में चूक भी गया तो मैं दूसरे दिन ज्वाइन कर सकता हूँ। डे ट्रेडिंग में क्या है कि आपकी नज़र और आप जो स्पीड से करते हो नहीं हुआ। अगर मेरा वो ट्रेड वो सेकंड पे नहीं हुआ, बिल्कुल, तो वो ट्रेड गया, राइट। तो उतना कैपेसिटी, it is been proven by so much of research and papers that जितना इंफॉर्मेशन 6.5 hours में आता है, इंडियन इक्विटी मार्केट्स की बात करें, उतना इंफॉर्मेशन एक ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी नहीं है एब्जॉर्ब करने की। फिर भी आप 6.5 घंटे ऐसे स्क्रीन के सामने देखते रहते हो, फिर न्यूज़ देखते हो, फिर चैनल्स देखते हो, टेलीग्राम देखते हो, फिर वेबसाइट देखते हो, फिर वापस इधर देखते हो। यू आर कंज्यूमिंग सो मच ऑफ योर मेंटल एनर्जी बाय टेकिंग सो मच। आपको लगता नहीं कि आपने एक ही ट्रेड किया,
लेकिन अंदर अंदर कितने सारे ट्रेड कर लिए, डिसीजंस ले लिए, बिल्कुल अभी लूँ नहीं लूँ, अभी रुक जाता हूँ, अभी इसको पूछता हूँ उसको पूछता हूँ, ये न्यूज़ आने दे, 2 बजने दे, तो कितने सारे डिसीजन हो गए। यू हैव अ फटीग। और ये यंग एज में ठीक है, अगर आपने ये 5 साल 10 साल तो तक हेल्थ किया पर ना, भी इसका बहुत बड़ा तो असर पड़ता हेल्थ है। पर असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं दिमाग पे या दिल पे असर पड़ेगा, और बहुत लोगों को हो चुका है। सो मेरा मानना है कि डे ट्रेडिंग से दूर रहे, और वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर रहे, और स्विंग पोजिशनल, वैसे बोलते हैं ना, डे ट्रेडिंग से शुरू किया मतलब आप सीधा 2020 में घुस गए। आपने रणजी ट्रॉफी नहीं खेला है, टेस्ट मैच नहीं खेला है, डे टू डे वन डे मैच नहीं खेला है, सीधा 2020 में। 2020 में क्या होता है, हिट आउट या गेट आउट। सर आपने कहा कि डे ट्रेडिंग से दूर रहो, यस, क्योंकि डे ट्रेडिंग आपको ना सिर्फ आपकी जो कैपिटल है उसको नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि आपकी हेल्थ को भी देगा, असर देगा, आपके इमोशंस भी उससे कनेक्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसमें ट्रबल में हो जाते हो, आप गलत फैसले ले लेते हो। यस, फिर हम जब लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो पोर्टफोलियो की बात सामने आती है कि आप अपने अपने पोर्टफोलियो बनाइए, यस, और वो प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो होगा। मान लीजिए 10 स्टॉक आपने सेलेक्ट करे, उसमें से कोई तो होगा जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, कोई होगा जो खराब देगा। यस, आपकी एडवाइस क्या रहती है कि कोई भी पोर्टफोलियो बनाए तो उसे किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? यस, परफेक्ट। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए, चलो माइंडसेट वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सही स्टॉक में जाए। स्टॉक ही गलत हो गया तो स्ट्रैटेजी भी गलत हो जाएगी, रिस्क भी गलत हो जाएगा, राइट। तो सही स्टॉक चुनने का सही तरीका क्या है, और इसको मैं बोलता हूँ टॉप डाउन अप्रोच। ये टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है कि दुनिया भर में 50,000 से ज़्यादा स्टॉक है दुनिया भर में, और टॉप डाउन अप्रोच में हम क्या करते हैं कि वर्ल्ड मार्केट जो है, समझो कि यूएस मार्केट, यूके मार्केट और एशियन मार्केट, ये 3 मेजर मार्केट्स है, तो उनका एनालिसिस कर लिया, जिसको मैं बोलता हूँ सैटेलाइट व्यू। सैटेलाइट, और ऐसा नहीं आप बोलोगे इतना सारा चार्ट कहाँ से देखेंगे वर्ल्ड मार्केट, देखना क्या है, भाव और आरएसआई, बस एक चार्ट को देखने के लिए 5 बहुत सेकंड 10 easy है। सेकंड, एक बार सीख लोगे तो ईजी है, बिल्कुल। सीखने का काम है, बट सीखने के बाद ईजी हो जाता है। तो सबसे पहला है सैटेलाइट व्यू, जहाँ पे वर्ल्ड मार्केट को देखेंगे, वहाँ पे यूएस, यूके और एशियन मार्केट्स क्या कर रहे हैं, तो हो गया सैटेलाइट व्यू। उससे थोड़ा नीचे आते बोलते हैं हेलीकॉप्टर व्यू, जहाँ पे हम देखेंगे इंडियन मार्केट, मतलब निफ्टी और सेंसेक्स क्या कर रहा है, 2 एक्सचेंज है हमारे, एनएससी बीएससी, उनका चार्ट कैसा है। फिर उससे नीचे आते बोलते हैं एरियल व्यू, जहाँ पे हम देखेंगे सेक्टर्स कौन से हैं, जैसे एफएमसीजी, आईटी, मेटल, बैंकिंग, पीएसयू, कंज्यूमर, सब आईटी, सब तरह के सेक्टर्स होते हैं, तो उसमें से सेक्टर के चार्ट भी देख सकते हैं कि भाई मार्केट ऊपर है, वर्ल्ड मार्केट ऊपर है, लेकिन सेक्टर कौन सा ऊपर है। चलो हम आज के तारीख में मेटल सेक्टर ऊपर है, तो मेटल हो गया, ऑटो हो गया, बैंकिंग हो गया, तो ये 3 सेक्टर हो गए। अब 3 सेक्टर में स्टॉक्स क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक व्यू हो गया। माइक्रोस्कोपिक व्यू में बोलता है कि 3 सेक्टर में ये 30-40 स्टॉक्स है, उसमें से मेरे को खाली 5 स्टॉक चुनने हैं जिनकी आरएसआई जो मेरी स्ट्रैटेजी में फिट हो रही है। तो वैसे हो गया पोर्टफोलियो सिलेक्शन कि अभी मेरे को ये 5 स्टॉक्स में अगले 3 से 4 महीने तो मैं इसी में ट्रेड करूंगा, क्योंकि जब एक सेक्टर चलता है तो कम से कम 3 से 4 महीने 5 महीने तक चलता है, तो मेरे को वो बाकी सब देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं ऑलरेडी वर्ल्ड मार्केट सही है, सब कुछ सही है, और उसमें से मैं लोएस्ट पे आ रहा हूँ जो है स्टॉक। तो ये हो गया टॉप डाउन अप्रोच, और इसी तरह से हम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। अच्छा, 2026 के लिए कौन से सेक्टर्स आपको लगते हैं कि बहुत अच्छे होंगे? अगर आप बाहर से बैठकर देखते हो तो ये सेक्टर्स होंगे जिन पर आप खास नजर बनाकर रखें। हाँ, 2026 में मैं आपको एक थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का एंगल डालना चाहूँगा। ओके। आई फॉलो इट, मैं 18 साल से फॉलो करता हूँ, थोड़ा बहुत सीखा भी हूँ, और आप मुझे शामिल करते हैं अपनी ट्रेडिंग में? यस, थोड़ा बहुत शामिल भी करता हूँ, और मैंने काफ़ी न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर से पॉडकास्ट भी किए हैं, ओके। ताकि उनका राय ले सकूँ। मैं सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर नहीं, बट 18 साल करने के बाद समझ में तो आता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, और ये मैं क्यों फॉलो करता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये आप इसमें क्यों घुसा रहे हो स्टॉक मार्केट में। अब टेक्निकल एनालिसिस जो एक साइंस है, ऑकल्ट साइंस बोलते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस इज साइंस व्हिच इज 500 ईयर्स ओल्ड, 1600 के साल में आया था। अब शायद काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा कि 500 साल से टेक्निकल एनालिसिस चल रहा है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी 5000 साल से चल रहा है, वेदास के टाइम से है। बिल्कुल। तो अब मानो ना मानो, असर तो पड़ता है, राइट। तो 2025 में भी हमने बात की थी, जब हमने स्टार्टिंग में पॉडकास्ट किए थे, तो बोला 2025 मंगल का साल है, बिल्कुल। बहुत ही फायरी होता है, इज द प्लैनेट ऑफ वॉर्स। तो डिफेंस सेक्टर सबसे ऊपर चला, वॉर्स हुए और बंद भी हो गए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, अगर ये एक थीम बना देता है, ऐसा नहीं कि मैं वो देख के ट्रेड करूंगा, ट्रेड तो मेरे को चार्ट्स पे ही कर रहा है, मेरे आरएसआई पे ही ट्रेड करना है, बट ये मुझे एक रीजन देता है, एक आउटलुक दे देता है कि ये जगह पे देखना है, राइट। सो समझो कि अभी 2026 इसको जोड़ोगे सब तो 10 होगा, मतलब नंबर 1 इज द ईयर ऑफ सन, राइट। सूर्य का है, सूर्य इज द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट, सूर्य सबको एनर्जी देता है, सूर्य सबको
लाइट देता है, सब बिल्कुल। कुछ है। तो इट्स गोइंग टू बी मोर, ये भी गर्म है, वो भी गर्म था मंगल, तो ये, बट दिस इज गोइंग टू बी मोर पॉजिटिव बिकॉज दिस इज द एनर्जी विच वी आर सोकिंग इन राइट नाउ। प्लस एनीथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टॉक्स, ओके, एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर जहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो या नेचुरल एनर्जी, जो भी एनर्जी सेक्टर है वो, यस, और एनीथिंग रिलेटेड टू सन का कलर गोल्ड विच Yeah. इज ऑल्सो देयर। गोल्ड अप ऑटोमेटिकली विल बी द आउट परफॉर्मर दिस ईयर, Okay. गोल्ड एंड सिल्वर में से गोल्ड। एंड या एनीथिंग रिलेटेड टू फायर which could be food related items like Swiggy, Zomato and all that. But at the same time, 10, number 10 is like, they call it wheel of fortune because एक और zero है ना, तो hero भी है, zero भी है। बिल्कुल। It could go up sharp and come down sharply and again go up sharply. मतलब there'll be quite volatility in the market which is good for trader. जब बोलते हैं ना volatility है तो लोग डर जाते हैं, ऐसा अरे नहीं करना है, बट उसी में तो पैसा बन सकता है। और और इसको हम RSI से आइडेंटिफाई कर 100%, सकते हैं हाँ। कि दिस इज द पीक पॉइंट, दिस इज द बॉटम पॉइंट। एकदम पीक और बॉटम पॉइंट करने की जरूरत नहीं। दैट्स वेयर वी कम टू दैट प्रेडिक्शन मार्केट कि यहाँ पे टॉप बन गया, बॉटम बन गया। Yes. वी डोंट फॉलो दैट, वी फॉलो मार्केट को फॉलो करना है, मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है। Okay. मार्केट बोल रहा है ऊपर जा रहा हो तो ऊपर जाओ, जब वो टर्न मारेगा तो जो फाइनल टर्न होता है ना ऊपर का, वो किसी को नहीं पता है। कहीं ना कहीं तुक्का लग जाता है कई लोगों का, बट वो टर्न किसी को नहीं पता। बट टर्न होने के बाद तो पता है कि अब ये डाउन ट्रेंड में है। और टेक्निकल एनालिसिस के कुछ बेसिक रूल्स है। वन इज फॉलो द ट्रेंड, ओके, डोंट बक द ट्रेंड, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट काम मत करो। एंड देन थर्ड, फिजिक्स का रूल क्या है, अ ट्रेंड, अ थिंग इन मोशन रिमेन्स इन मोशन टिल देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन इट। वैसे ही ट्रेंड है कि अगर एक अप ट्रेंड सेट हो गया, जैसे मैंने बताया कि 3-4 सेक्टर चलते साल में 3-4-6 महीने तक, बिल्कुल। तो एक बार वो ट्रेंड सेट हो गया ना, तो उसको सामने रिवर्स उतना फोर्स जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो ट्रेंड चलता रहेगा। इसीलिए जब एक बार एक सेक्टर सिलेक्ट कर लिया ना, तो 3-4 महीने तक कोई टेंशन नहीं, बस उसी स्टॉक्स को फॉलो करते रहे। इसलिए पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा होता है, जबकि डे ट्रेडिंग में आप रोज नया स्टॉक ट्रेड कर रहे हो। और एक स्टॉक को जब आप बार बार ट्रेड करते हो ना, तो हर एक स्टॉक का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो वो स्टॉक की नव पकड़ में आती है, राइट। जैसे आप मुझे मिल रहे हो आज पहली बार, बट अगर मैं आपको 10 साल से जानता हूँ तो आपको मेरे बोलने का स्टाइल या मेरे बात करने का सब कुछ पता होगा। तो वैसे ही एक स्टॉक को बार बार ट्रेड करते हैं 3-4-6 महीने, 1 साल 2 साल तक, तो उसकी नव पकड़ में उसका नेचर समझ में आ जाता है, राइट। और कभी कभी ऐसा नहीं कि हर बार वही होगा जो होगा। जैसे हम एक दूसरे को जानने के बाद भी कभी कभी ऐसा बोलते रहे, मैंने तेरे से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हम बदल गए, पैटर्न बदल गई, और उसी टाइम पे स्टॉक भी वैसा कर सकता है, और उसी टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस होता है। दैट्स वेयर वी कम टू द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट ऑफ इट। स्टॉप लॉस पे आऊँगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उससे पहले आपने क्योंकि भी एनर्जी की बात की, अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला किया और वहाँ के प्रेसिडेंट को उठाया। सबने ये कहा न्यूज़ सेक्शन के अंदर, जितनी अभी तक बातें आई हैं इस पॉडकास्ट को हम कर रहे हैं तब तक, कि अमेरिका की नज़र जो है वहाँ के क्रूड पर है, और अब अमेरिका जो होगा इन फ्यूचर क्रूड का एक सबसे बड़ा हब होगा, उसके पास सबसे ज़्यादा क्रूड होगा। आपने एनर्जी की बात की थी, क्या यहाँ से, और आपने गोल्ड एंड सिल्वर की भी बात की थी, नेचुरल गैस भी इसी में आ जाता है। क्या ये जो साल है ये MCX वालों का साल है, कॉमोडिटी वालों का साल है? उनका साल तो था 2025, और हो सकता है 2026 भी हो, और होगा तो अच्छा ही है। बट मेरा मानना क्या है, जैसे मैं बताया कि मैं प्योरली टेक्निकल देखता हूँ। चार्ट हमेशा, चार्ट बोलते हैं टेक्निकल और प्राइस इज अ लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग मतलब उसको पहले से ही पता है कि क्या हो रहा है। आज मैं और आप न्यूज़ पढ़ते हैं, चैनल्स देखते हैं, ऐप्स देखते हैं, वो सारी जो न्यूज़ छपी है वो चार्ट में ऑलरेडी छप चुकी है, क्योंकि किसी ना किसी को तो वो पता है, उसके बेसिस पे उसने ट्रेड ले लिया है। और वो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, और बड़े ट्रेडर्स का भाव और असर भाव पे पड़ता है, और वो भाव रिएक्ट करेगा तो वो चार्ट पैटर्न में आइडेंटिफाई कर लेगा। वो पता नहीं चलेगा कि इसके वजह से हुआ। वो एक ब्यूटी है कि टेक्निकल एनालिसिस आपको बता रहा है कि सेल सिग्नल है या बाय सिग्नल है। वो ये नहीं बता रहे कि अटैक होने वाला है या वॉर होने वाला है या ये होने वाला है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मेरे को, मैं इतने साल से ट्रेड कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों से पहले बहुत आर्ग्यूमेंट होती थी कि चार्ट देख के कैसे ट्रेड कर लेते हो, आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए, पता नहीं। तो मैं एक सिंपल उनको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम से बताता हूँ, कि समझो कि कोई एक आदमी है जिसका एकदम वेल बिल्ट 6 पैक ऐब है, और एकदम हेल्दी फूड खाता है, जैसे कोई बॉडी बिल्डर हो गया ना। अब आजकल देखा है कि बॉडी बिल्डर्स को भी हार्ट अटैक्स आते हैं, बिल्कुल। राइट। तो समझो कि कोई एक बॉडी बिल्डर है जिसको चेस्ट पेन हो गया, तो वो जाएगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या बोलेगा कि अरे तू तो बॉडी बिल्डर है, तू स्ट्रांग है, तेरे को कुछ जरूरत, ऐसा तो नहीं बोलेगा। बोलेगा ECG निकाल ले। अब ECG निकालेगा तो क्या आएगा, उसमें लाइंस आएगी, चार्ट्स आएंगे, और चार्ट देखेगा डॉक्टर और बोलेगा कि हाँ ठीक है,
रेस्ट कर ले, मसल पेन था, या फिर गड़बड़ है तो बोलेगा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, आगे जो भी करना है करना पड़ेगा। तो वो जो डॉक्टर है वो क्या देख रहा है, बेसिकली लाइंस को देख के अपना डिसीजन दे रहा है कि आपका हार्ट कैसा है। बाहर तुम्हारा फिगर कैसा भी हो, अंदर हार्ट कैसा है वो चार्ट से पता चलता है। और उसी तरह से हम चार्ट्स देखते हैं, एंड व्हेन वी लुक एट द चार्ट ऑफ द मार्केट, वी आर लुकिंग एट द हार्ट ऑफ द मार्केट। अगर चार्ट में गड़बड़ है तो कहीं कुछ तो गड़बड़ है जो हमको पता नहीं है, जो जानने की जरूरत नहीं है। मेरे को जानना क्या है कि भाई गड़बड़ है ना, एंजियोग्राफी, अगली ट्रीटमेंट क्या है उसकी, ये नहीं जानने की कोशिश करिए हुआ कैसे। आप समझ रहे हो, मैं तो इतना अच्छा हेल्दी फूड खाता हूँ, मेरे को कैसे हुआ, ये नहीं डॉक्टर बोलेगा। वो ढूंढने जाएगा तब तक तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा। उसको क्या है कि अगली ट्रीटमेंट क्या है। तो वही चार्ट देख के मेरे को देखना है कि अगला एक्शन क्या है। ये चार्ट ब्रेक कर रहा है सपोर्ट को तो मेरे को एग्जिट करना है, ये चार्ट ब्रेक कर रहा है रेजिस्टेंस को तो मेरे को बाय करना है। मैं ये ढूंढने नहीं जाता हूं कि क्या अच्छा हो रहा है या क्या खराब हो रहा है कंपनी में। और ये लोगों को समझने में और समझाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो माइंडसेट है। बट वो चार्ट की दुनिया में एक बार आ जाते ना तो सब सही हो जाता है। अच्छा, चार्ट की दुनिया में क्या ये भी होता है, क्योंकि हम लोग दो चीजों को समझते हैं, बाय एंड सेल, क्या कभी ऐसा भी होता है चार्ट ये कहता हो कि वेट एंड वॉच, यस, नो बाय नो सेल, यस, साइड बैठो? परफेक्ट। तो यही हमारी जो आरएसआई की स्ट्रैटेजी है, उसका मैं थोड़ा सा डिटेल दूंगा। आज यहाँ पे हमारे पास चार्ट्स नहीं है, नहीं तो मैं चार्ट्स दिखा के भी बता सकता हूँ। सो एक चार्ट होता है, आरएसआई जो होता है बेसिकली एक स्पीडोमीटर है। ओके, गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, ठीक है। 0 से लेके 240 तक। अगर आप 200 की स्पीड पे जा रहे हो तो फास्ट है, 20 के स्पीड पे जा रहे हो तो स्लो है, 60 के स्पीड पे जा रहे हो तो मीडियम है। बिल्कुल, वैसे एक आरएसआई है वो 0 to 100 के बीच में चलता है। ठीक है। अब उसको हमने डिवाइड कर दिया 40 और 60, दो लाइन लगा दी 40-60 की। अब 60 के ऊपर है मार्केट, मतलब तेजी के मोड में है, बुलिश है और स्ट्रॉन्ग फास्ट जा रहा है, मतलब मोमेंटम के साथ जा रहा है। 60 क्रॉस किया कि आप 60 चढ़ जाओ। हाँ, 60 क्रॉस किया मतलब वो फास्ट ऊपर जाएगा। और अगर 40 ब्रेक किया नीचे की तरफ तो वो फास्ट नीचे जाएगा, राइट। सो ये 40 के नीचे 60 के ऊपर ट्रेंडिंग मार्केट है। जब वो 40-60 के बीच में फंस जाता है उसको बोलते हैं नॉन ट्रेंडिंग मार्केट, साइडवेज मार्केट, चॉपी मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट। तभी आपने जो बताया अवॉइड, होल्ड, कुछ मत करो। और यही आरएसआई फिर आप मंथली चार्ट पे देखो तो आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो, यही आरएसआई वीकली चार्ट पे देखो तो आप पोजिशनल कर रहे हो, यही आरएसआई अगर आप डेली चार्ट पे देख रहे हो तो स्विंग कर रहे हो, अब आवरली कर रहे हो तो बीटीएसटी कर रहे हो, 15 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हो तो इंट्राडे कर रहे हो। अच्छा, ये आपने रूल सेम है। आपने टाइम फ्रेम की जो बात की है बहुत इंटरेस्टिंग है। लोगों के मन में ये सवाल रहता है हाँ, कि 1 मिनट चार्ट देखूं, 5 मिनट देखूं, 15 मिनट देखूं, डेली देखूं, वीकली देखूं, मंथली देखूं, कंफ्यूज रहते हैं। कोई आएगा कहेगा अरे सर 5 मिनट के चार्ट पे आप बता दो, या 5 मिनट के चार्ट को देख लेते हैं। कोई 10 मिनट को, कोई 15 मिनट को फॉलो कर रहा है। कौन सा चार्ट किसके लिए, कौन सा टाइम फ्रेम किसके? परफेक्ट, आपने सही सवाल पूछा। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, जो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, एनकरेज भी नहीं करता हूँ, बट कर भी रहे हो फिर भी, तो आप 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट देख सकते हो। और उसमें पैटर्न्स को समझने की, आरएसआई को समझने की कोशिश करो। और वही रूल वही रहता है, वही रूल 5-15 मिनट। अब उससे थोड़ा ऊपर जाते हो, समझो आप 2-3 दिन बीटीएसटी टाइप करते हो तो आवरली और डेली देख सकते हो। अब मैं जो मानता हूँ, मैं स्विंग करने की कोशिश करता हूँ जो 10-15 दिन तक चलते, ताकि मेरे को पूरा दिन स्क्रीन के सामने ना बिजी रहे। मैं आज जब ये पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करता हूँ मार्केट चालू है तो मेरे को बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम्स लगी हुई है। ये मैंने आपसे सवाल किया भी था कि मार्केट बंद होने में तो अभी आधा घंटा, आपने कहा नो इट्स ओके। हाँ वही, तो इसलिए क्योंकि स्विंग ट्रेड है, मेरे को अभी कुछ नहीं करना है। मैंने अपना स्टॉप लॉस डाल के रखा है, अब होगा तो हो जाएगा, मैं उधर बैठ के कुछ कर नहीं लूंगा। तो वो स्विंग ट्रेडिंग में आपको डेली और वीकली चार्ट देखना है। और फिर अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो वीकली और मंथली चार्ट देखने हैं। और अगर लॉन्ग टर्म करते हो तो मंथली और क्वार्टरली चार्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये टाइम फ्रेम से हमेशा 2 टाइम फ्रेम देखना चाहिए। मैं हमेशा मानता हूं कि एक होता है HTF हायर टाइम फ्रेम, एक होता है LTF लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम आपको दिशा दिखाता है और लोअर टाइम फ्रेम आपको एंट्री एग्जिट देता है। फिर वो कोई भी टाइम फ्रेम हो, जैसे मैंने दोनों सब में 2-2 टाइम फ्रेम बताए। इंट्राडे में 5 और 15, डेली स्विंग में डेली और वीकली, पोजिशनल में वीकली और मंथली, और लॉन्ग टर्म में मंथली और क्वार्टरली। तो 2 टाइम फ्रेम देख के देखना है, ताकि आप, ऐसा बोलते हैं हायर टाइम फ्रेम रूल्स, जैसे मूवी में होता है ना कि बड़ी लहरें और छोटी लहरें होती, अल्टीमेटली कौन जीतेगा, बड़ी लहरें मिक्स होके वापस उसी दिशा में जाएगी। वैसे ही हायर टाइम फ्रेम इज द मंथली, लोअर टाइम फ्रेम इज द वीकली, या फिर वीकली हायर टाइम फ्रेम है तो डेली लोअर टाइम फ्रेम। सो ये 2 टाइम फ्रेम को फॉलो करना है, और जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, जिस तरह के ट्रेडर हो, उस तरह से ये 2 चार्ट को देखना है, और उसमें भी आरएसआई को देखना है। जो 2-3 चीजें मुझे बड़ी बड़ी समझ में आई, मैं एक बार व्यूअर्स को रिवाइज करा देता हूँ। Yes. आप आरएसआई पकड़ के चलो, आप 2 टाइम फ्रेम पकड़ के चलो, और डे ट्रेडिंग से दूर रहो। Yes. अगर आप ये करके चल रहे हो, आप प्रॉफिट में जा सकते हो बहुत हद तक।
और बाकी तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहे हैं, वहां से आप 2 घंटे की मास्टर क्लास देखना तो आपको और समझ में आएगा। सर, स्टॉप लॉस, इस पर आता हूँ। लोग चाहते हैं कि मुझे स्टॉप लॉस से दूर रहना है। स्टॉप लॉस एक ऐसा बजाय पाप कहते हैं ना कि पाप नहीं करना है, ऐसे लोगों को लगता है स्टॉप लॉस से दूर रहना है। स्टॉप लॉस की हकीकत ही नहीं होनी चाहिए हमारी ट्रेडिंग के अंदर। बहुत सारे यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि स्टॉप लॉस होता ही नहीं है। ये स्टॉप लॉस आप इसको फॉलो करोगे तो स्टॉप लॉस आपके लगेंगे ही नहीं। क्या ऐसा होता है कि आप कोई पक्की स्ट्रेटेजी पकड़ लो या कोई ग्रैंड मास्टर है और उसका भी स्टॉप लॉस ना लगता हो? यह स्टॉप लॉस एक हकीकत है, सबका लगता है। सब इसको डिटेल में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये पूरे पॉडकास्ट से अगर ये चीज़ भी समझ ली जो मैं अभी समझाने वाला हूँ तो भी वर्थ है, तो भी आप वो 93% से निकल जाओगे। ओके 93% से निकलने के लिए ये सिंपल तरीका है। अब मैं आपको एक सिंपल कहानी सुनाता हूँ जो रियल है, मेरे लाइफ में हुई, और इसी की वजह से आज मैं इधर हूँ। मैं 16 साल का था, तब से स्टॉक मार्केट जा रहा था, और वहाँ पे जो बिल्डिंग है आपने देख, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उधर एक राउंड बिल्डिंग है आगे जिसको बोलते हैं रोटुंडा। तो मैं 1996 से शुरू की थी। पहले 6 महीने एक साल तक तो मैं खाली जाके देखता था वहाँ पे। कुछ मेरा एक कजिन अंकल थे, उनके साथ जाता था। तो एक छोटे से ऑफिस में बहुत सारे लोग ट्रेड करते थे, और वहाँ पे एक अंकल थे, सीनियर अंकल, थोड़े ओल्ड एज वाले, और उनसे सब लोग एडवाइस लेते थे। वो एज एन एक्सपर्ट जैसे बोलते हैं आज की दुनिया में एक्सपर्ट जैसे टीवी पे आते वैसे, तो सब उनसे एडवाइस लेते थे और करते थे। एक दिन वो अंकल ने मेरे को बुलाया, बेटा इधर आ। मैं एकदम डरा हुआ था और मैं बोला मेरे को अभी एक चाटा मारेंगे, बोले कि जाओ घर पे पढ़ाई करो। तो बोला ये क्या कर रहे हो? मैं बोला सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलता तुमको लगता है कि यहाँ पे लोग पैसा बनाते हैं? बोला हाँ, आप ही तो एडवाइस करते हो। बोला एडवाइस तो मैं करता हूँ लेकिन मानते नहीं हैं लोग, और ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, अगले साल नहीं रहेंगे, मतलब उनका अकाउंट खत्म हो जाएगा, 2-3 लोग रहेंगे, बाकी नए लोग आएंगे वापस। वही साइकिल में यहाँ पे 15 साल से हूँ। सबको मैं गोल्डन एडवाइस देता हूँ जो मोस्ट ऑफ देम डोंट फॉलो। कुछ लोग फॉलो करते हो बच जाते हैं। तुमको अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो मैं तुमको गोल्डन एडवाइस देता हूँ। अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम आगे जाओगे। बोला बताओ। मुझे लगा कोई ऐसा स्टॉक टिप देंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए मल्टी बैगर हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि, गुजराती में बोला, मैं इंग्लिश में बता दो, कि लर्न टू बुक और लॉस। ओके लॉस बुक करना सीखेगा तो यहाँ पे टिकेगा। और दूसरा सेंटेंस जो उन्होंने बताया, जो मुझे अभी तक दिमाग में छपा हुआ है, तभी मुझे समझ में भी नहीं आया लेकिन अब समझ में आ रहा है। बोलता है या तो उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। ये सेंटेंस, ये जो है वो होते हैं स्टॉप लॉस। आप मार्केट में स्टॉप लॉस के बिना उतरोगे तो आप एक दिन में खत्म हो सकते हो। एक दिन में ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल तक आपने कमा लिया बिना स्टॉप लॉस के, लेकिन एक दिन में वो सब कुछ जा सकता है, क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस आप मार्केट में जाते हो, ट्रेड करते हो, पता है आपके कंट्रोल में 2 ही चीज होती है। एक कहां पे मैं एंटर करता हूं, और एक कहां पे मैं लॉस बुक करता हूं। इसके अलावा आप कहां पे प्रॉफिट बुक करोगे, कहां तक ऊपर जाएगा, आपके कंट्रोल में नहीं है। FII क्या कर रहा है आपके कंट्रोल में नहीं है। DII क्या कर रहा है आपके कंट्रोल में नहीं है। न्यूज चैनल क्या बोल रहे हैं आपके कंट्रोल में नहीं है। म्यूचुअल फंड्स कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं आपके कंट्रोल में नहीं है। ऑपरेटर कौन है कि नहीं है वो कंट्रोल में नहीं है। राइट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है, या फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है, वो कंट्रोल में नहीं है। राइट। तो ये सब और कंट्रोल कर भी नहीं सकते हो। तो जैसे दुनिया का नियम है कि आपको वही कंट्रोल करना चाहिए जो आपके कंट्रोल में है। तो मेरे कंट्रोल में 2 ही है कि मैं कहाँ पे एंटर करूंगा और मेरा लॉस करने की औकात क्या है। मैं एकदम रफ वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि यही मार्केट बहुत हकीकत है, और मार्केट बहुत रूटलेस है। मतलब आप किसी इंसान से डील करते हो ना, तो आप थोड़ा इमोशनल हो जाओगे, भाई छोड़ना यार, इसको जाने देते हैं, इसको माफ कर देते हैं। मार्केट किसी को माफ नहीं करता है। मार्केट किसी को माफ नहीं करता है। वेरी वेरी थिन रूम ऑफ एरर, मतलब थिन रूम ऑफ मार्जिन बोलते हैं ना, कि अगर एक गलती, मूवी का डायलॉग है, हर गलती की सजा मौत। अगर आपने एक गलती कर ली, भले आपने सब डिसिप्लिन फॉलो किया 1 साल तक, लेकिन एक दिन गलती कर ली, स्टॉप लॉस नहीं लगा, उसी दिन मार्केट गिर गई, गवर्नमेंट गिर गई और मार्केट गिर गई, तो आप जितना 1 साल में कमाए सब निकल जाएगा। इसीलिए माइंडसेट का ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डिसिप्लिन आपको तभी आएगा। स्ट्रैटेजी सबको समझ में आता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, सब फ्री अवेलेबल है। ऐसा नहीं मेरा नहीं, सबका अवेलेबल है। आप बड़े बड़े फंड मैनेजर्स और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो देख सकते हो ऑनलाइन, उनके पोर्टफोलियो में क्या है। तो आप रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पाते हो? उनका माइंडसेट और आपका माइंडसेट सेम नहीं है। राइट। इसीलिए तो स्टॉप लॉस ज़रूरी है। भले 10 बार भी लग जाए, 10 उंगली भी काटनी पड़ी ना तो चलेगा, हाथ नहीं कटने दूंगा। अच्छा, आपने बात की जिन चीज़ों की, आपने कहा कि माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी व्यक्ति के। मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, जैसे हर्षद मेहता हो गए, जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गए, और एंड सो ऑन।
ये वो लोग हैं जो आम ट्रेडर सोचता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा दबा के पैसा कमाया इस मार्केट से। इनके माइंडसेट की वजह से ये पैसा कमा पाए, इनकी नॉलेज बहुत तगड़ी थी फंडामेंटल टेक्निकल की, इसलिए पैसा कमा पाए। इनका सीक्रेट क्या था? क्योंकि आप इतने लंबे सालों से कर रहे हो तो आपने स्टडी किया होगा कि इनका वो सीक्रेट क्या है। एक ही सीक्रेट है सबसे पहला, कि आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। आपको अंदर से बिलीफ होना चाहिए कि मैं यहाँ से पैसा बना सकता हूँ। अंदर से विश्वास नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ करूँगा, यहाँ से पैसा बनेगा। अंदर से ऐसा ही डर है कि ये सट्टा है, गैम्बल है, सब कुछ जा सकता है। अंदर का विश्वास वैसा है, फिर बाहर आप कैसे भी स्ट्रैटेजी फॉलो, अंदर जो विश्वास है वही होगा। तो पहले मुझे अपने आप पे फेथ होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, और उसको लाने के लिए नॉलेज ज़रूरी है। समझो किसी को लगता है कि सट्टा है, गैम्बल है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो पहले बोलते हैं गैम्बल है। मतलब पहले एक बार अटेंड तो कर, समझ में तो आएगा तेरे को। फिर अटेंड करने के बाद वो देखते हैं कि ये साइंस है, यहाँ पे आप लॉजिक लगा सकते हो, राइट। और एक हद तक प्रोबेबिलिटी है कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, तो कुछ तो लॉजिक चल रहा है, ऐसा नहीं तुक्का मार रहे। तब उनका नज़रिया चेंज हो जाता है और फिर बिलीफ आता है कि मैं ये कर सकता हूँ, फिर वो आगे बढ़ते हैं। माइंडसेट पर आते हैं। आपने कहा माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए और उस माइंडसेट को लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? यस, सो माइंडसेट मतलब बहुत ब्रॉड टर्म है और बहुत घिसा पुटा है, और काफ़ी लोग माइंडसेट वर्ड यूज़ करते तो और पीछे चले जाते हैं। मतलब माइंडसेट मतलब ज्ञान देंगे। अब स्टॉक मार्केट में माइंडसेट मतलब पहले तो आपको मैंने बताया सब्र, पेशेंस चाहिए। ये लंबी रेस का घोड़ा बनना है। आप ऐसा मत सोचो कि कल कितना पैसा बनाए। मार्केट चल ही रहा है, सालों साल से चल रहा है, और ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आ ही रहे। पहले मैं गेम को तो समझ लूँ। चलो मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। जैसे क्रिकेट की लैंग्वेज सबको समझ में आती है इंडिया में। बिल्कुल। क्रिकेट में अगर रन बनाने हैं, बड़ा टारगेट है, चेस करना है, तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कैप्टन ओपनर बैट्समैन को क्या देगा कि भाई धीरे धीरे खेल, विकेट मत जाने दे, बराबर। विकेट रहेगी तो रन बनेंगे। सेम है, अगर आप यहाँ पे है, आपको बड़ा पैसा बनाना है, लॉन्ग टर्म है, राइट, तो आपको पहले क्या करना है कि विकेट नहीं जाने देनी, स्लो खेलो। अपनी विकेट क्या है? अपना कैपिटल। विकेट पकड़ के खेलो। अपना कैपिटल अपनी विकेट है। आपकी जितना कैपिटल नीचे जाएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा। उसके बाद बॉल दिखेगी लेकिन रन नहीं बना पाओगे क्योंकि आप डरे हुए हो, राइट। सेम चीज क्रिकेट में होता है। भले वो ओवर बाकी है बट 5 विकेट चली गई तो आप वो उस तरह से नहीं मार सकते हो जिस तरह से ओपनिंग बैट्समैन मार सकता है। बिल्कुल। तो सेम, और ये कोई 1 डे मैच नहीं है, ना 5 डे मैच है, ना 2020 है, ये लाइफ लॉन्ग गेम है। तो द गेम इज नॉट अबाउट विनिंग, द गेम इज अबाउट सर्वाइवल। यहाँ पे आप टिके रहो 3 साल 5 साल पिच पे, बिना कोई रन बनाए बट बिना कोई विकेट गवाए, तो आपको गेम समझ में आएगी। और गेम समझ ली, फिर आप आराम से चौका छक्का मारो जब बॉल आए। पेशेंस, 3-4 साल टिक भी गए तो आप में अपने आप पेशेंस डेवलप हो जाएगा। आपको पता है कि मौके आते हैं और मौके का इंतजार करेंगे तो सही चौका लगेगा। हर बॉल पे चौका मारने जाओगे तो नहीं होगा। अच्छा, मार्केट में किसी को बड़ा नुकसान हो जाए तो ये बहुत ही नेचुरल है कि उसका नेगेटिव माइंडसेट हो जाएगा। बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे होते हैं जो आपके पास तो आते ही होंगे बहुत ज़्यादा। मेरे पास भी कुछ लोग टकरा जाते हैं, कहते हैं अरे 40 लाख का नुकसान हो गया, हमारा 20 लाख का नुकसान हो गया, या हमारा 2 लाख का नुकसान हो गया। नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है। उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे? पहले तो अगर हो गया है तो अभी तो कुछ कर नहीं सकते, बट उससे आप समझो आप बड़े से बड़ा खिलाड़ी या बड़े से बड़ा म्यूजिशियन या कोई भी जो एक्सपर्ट है, वो क्या करता है कि अगर वो आउट हो जाता है या उसका परफॉर्मेंस होता है, उसको देखता है कि मैं कहाँ गलत गया। बहुत आसान है कि मैं बोल दूं कि मार्केट खराब है, बहुत आसान है कि मैं बोल दूं कि मार्केट सट्टा है, गैम्बल है, किसी को करना नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल है कि ये ढूंढना कि मेरी गलती कहाँ पे थी, मैंने क्या गड़बड़ किया, मैंने किसकी गलत बात सुन ली, या गलत स्टॉक उठा लिया, या गलत क्वांटिटी उठा ली, गलत भाव में उठा लिया, गलत टाइम पे उठा लिया, गलत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख दिया। जब आप मैं ये सब तो टेक्निकल तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारी, जैसे मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी माइंडसेट ट्रेनिंग खुद लेता हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करता हूँ। उसमें मुझे एक मेंटर ने बताया था कि अगर आगे बढ़ना है ना तो एक चीज़ ध्यान में रखो, कुछ भी हो जाए लाइफ में, इट्स ऑलवेज योर फॉल्ट, मतलब इट्स ऑलवेज माई फॉल्ट। अगर मैं जिस तरह से भी हूँ, मेरी हेल्थ है, वेल्थ है, या रेपुटेशन है, या ब्रांड है, या जो भी है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ब्लेम गेम नहीं करना। अगर आप ब्लेम करोगे तो आपको अच्छा लगेगा बट उससे आपका अच्छा होगा नहीं। बिल्कुल। अगर मैं ब्लेम करता हूँ अपने आप को कि मैंने लॉस किया, तो मेरी गलती है कि मैंने गलत आदमी से सीखा, या गलत आदमी की टिप ले ली, या गलत प्रोसेस को फॉलो किया, या मैं उत्तेजित हो गया, या मैं लालची हो गया, या मैं डर गया।
तो मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो मेरी गलती होती दिखती है मुझे, तो मैं उसको सुधार सकता हूँ। ब्लेम करके छोड़ दिया तो उससे सुधार नहीं होगा, आपको अच्छा लगेगा कि भाई मेरी गलती नहीं है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट माइंडसेट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी चाहिए कि हमेशा आपकी गलती रहेगी। अगर आप अच्छा भी कर रहे हो, बुरा भी कर रहे हो, अपने आप पे ब्लेम ले लो। और इसके बाद ग्रोथ होती है, इसके बाद लर्निंग होती है। और अपने आप को ये 3 से 4 साल दो। अगर बड़ा लॉस हो जाए, चलो कितनी भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते, कितना भी रिस्क मैनेजमेंट कर लेते, कभी कुछ ऐसा हो जाता है जैसे वॉर हो गई या जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल वो हो गई, तो उस टाइम पे बड़ा लॉस हो सकता है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे? कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या करोगे? 6 महीना आराम करोगे? बिल्कुल तो आप लॉस हो गया तो आराम करो, फिर से पढ़ाई करो, सीखो कहाँ गलती क्या हुई, फिर धीरे धीरे शुरू करेंगे। ऐसा है कि बड़ा लॉस को रोक सकते हैं, शायद नहीं। मैं अगर एक उदाहरण दूं कि आप एक गाड़ी चला रहे हो, आपने सीट बेल्ट पहना है, आप सिग्नल फॉलो कर रहे हो, आपकी सब सब फॉलो कर रहे हो, कोई कोई रोड तोड़ नहीं कर रहे हो आप। बट कोई और आदमी है जो पी के चला रहा है, जो रूल्स को ब्रेक कर रहा है, जिसने सिग्नल तोड़ दिया, उसने आपको ठोक दिया। तो ये यहां पे आपका आता है 5% जो बोलते हैं नसीब, कि आप नसीब ऐसा था कि उसी टाइम पे आप वहां से निकले और आपको लग गई, राइट। इसी तरह से आपने सारे रूल्स फॉलो किए, स्टॉक मार्केट के, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, RSI, सब कुछ फॉलो किया। फिर भी एक दिन ऐसा आया जब आपकी पोजीशन थी और दूसरे दिन कहीं पे वॉर हो गया और मार्केट नीचे खुला, तो उसमें आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा। और वो जो लॉस सोचा था उससे बड़ा ही हो गया, तो कैपिटल जा सकता है, या कुछ ऐसे हो सकते हैं जो उससे आपको फिर थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या हुआ, कैसे हुआ, उसमें मेरी गलती क्या थी, मैं कहाँ पे इसको रोक सकता था, और उसके बाद मेरे को कम बैक करना है। सर एक और बहस है मार्केट के अंदर कि स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड रखना चाहिए कि बिना स्टॉप लॉस के रखना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं लगना चाहिए। इस बेसिकली आई ड्राइविंग विदाउट सीट बेल्ट और विदाउट द ब्रेक। ऐसा है कि जब आएगा कुछ तब मैं लगा लूंगा, ऐसा नहीं होता है, तो वो दिमाग में रह जब जाता है। आपने एंट्री ली उसी टाइम पर स्टॉप लॉस डिसाइड करो और लगा दो। हाँ, वो ऐसा बोलते हैं कि आप उल्टा ही सोचो कि मैं ये ट्रेड कर रहा हूं, उसमें इतना लॉस हो सकता है और ये होगा। मैं मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो कि अगर ये ट्रेड हो गया ना तो मेरा ये जो भी स्टॉप लॉस है, समझो 10,000 का लॉस है, वो होने वाला है। तो मेंटली प्रिपेयर हो, तो जब स्टॉप लॉस हो तो मेरे को ऐसा ना लगे कि क्या हो गया। छोटा लॉस इज बेटर देन बिग लॉस। एक ट्रेड में 5 नतीजे होते हैं। ओके बड़ा ट्रेड, बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, ब्रेक इवन, छोटा लॉस, बड़ा लॉस। बिल्कुल अपने को एक ही चीज को कंट्रोल करना है, बड़ा लॉस। बाकी 4 चलेंगे आपको, चलेगा। छोटे लॉस से क्या होगा कि मैं गेम में टिका रहूंगा, ब्रेक इवन से भी टिका रहूंगा, प्रॉफिट तो कोई दर्द दिक्कत ही नहीं है। तो आपको बड़े लॉस से बचे रहे, मतलब आप विकेट बचा के रखे और RSI गाइड करेगा कि स्टॉप लॉस क्या रखना है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं मार्केट स्टॉप लॉस तक जाता है, उसको खाता है और वापस चला जाता है। तो उनको ये लगता है कि अरे सिर्फ मेरे स्टॉप लॉस लगाने की वजह से मेरा ट्रेड में नुकसान हो गया, अगर नहीं लगाया तो बच जाता है। बहुत ही बोलते ना एकदम फनी बात है। फनी बात मतलब क्यों क्यों इतना इस पे कभी कभी हंसना आता है। क्यों? समझो आपने कुछ शेयर लिए, आप एज ए रिटेलर, हम लोग 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 शेयर खरीदेंगे, जबकि उसमें लाखों करोड़ों का ट्रेडिंग होता है। क्या मार्केट को आपके 500 या 1000 शेयर से कोई लेना देना है? क्या उसको पता भी है आपने कहाँ स्टॉप लॉस रखा है? क्या उसको उसमें इंटरेस्ट है कि आपका नुकसान हो जाए? राइट। तो ये बहुत ही, मुझे पता है ये बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके अब स्टॉप लॉस मैंने रखा, उसके पीछे मतलब मैं आपको स्टॉप लॉस के ऊपर 1 घंटे का पॉडकास्ट दे सकता हूँ खाली। मेरे कुछ वीडियोज है जहाँ पे अलग अलग तरीके के स्टॉप लॉसेस होते हैं। ओके अब जब मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ तो एक होता है टेक्निकल स्टॉप लॉस, कि भाई मैंने RSI से लिया, अगर RSI फेल हो गया तो मैं स्टॉप लॉस कर दूंगा। दूसरा होता है मॉनेटरी स्टॉप लॉस, कि भाई मेरी लिमिट आज 10,000 की है, 10,000 कट गया तो मैं कट जाऊंगा, मैं स्टॉप लॉस कर। क्या मार्केट को पता है आपकी लिमिट क्या है? नहीं, वो तो काट के जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो आप बोलोगे मेरा स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन टेक्निकली नहीं हुआ था, तो ये गलत हो गया। तीसरा होता है टाइम स्टॉप लॉस, कि मैंने ये ट्रेड लिया था, अभी ये 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन नहीं चला, मतलब ये मूवमेंट नहीं दिखा रहा है जो दिखाना चाहिए, तो मैं टाइम स्टॉप लॉस कर देता हूँ। चौथा होता है इवेंट स्टॉप लॉस। इवेंट मतलब क्या, कि कोई बड़ा इवेंट, आपने स्टॉक लिया, कोई समझो कि बैंक वाला स्टॉक ले लिया, और बैंकिंग पॉलिसी है कल, अब पॉलिसी में कुछ अनाउंसमेंट होगा, वो तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, उसमें कुछ उल्टा हो गया तो आप सीधा नीचे जाएगा। तो इवेंट के टाइम पे, बजट है, इलेक्शन है, उस टाइम पे हम इवेंट का स्टॉप लॉस, भले आज सब खाली कर दो, कल बजट के बाद भी ट्रेड करेंगे, तो इवेंट स्टॉप लॉस हो गया। पांचवा होता है साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस, कि भाई ट्रेड तो सही है लेकिन मेरे घर में और झगड़े चल रहे हैं, या और कोई लफड़ा चल रहा है, या बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है, या मेरी हेल्थ खराब है,
और हेल्थ खराब होगा तो आप सही तरह से सोच नहीं पाओगे, बिल्कुल। गलत डिसीजन ले लोगे। तो मैं अभी पोजिशन नील कर देता हूँ, स्क्वायर अप कर देता हूँ, बाद में एक बार ठीक हो जाऊंगा, बाद में ट्रेड करूंगा। तो 5 तरीके के स्टॉप लॉस तो मैंने अभी आपको बता दिए 5 मिनट में, बट इसको और डिटेल में समझना पड़ेगा। और स्टॉप भले कितना भी स्टॉप लॉस है, मैं उंगली काटते रहूंगा, मेरे को हाथ नहीं काटना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी एक उंगली कट गई तो दूसरी काटने से डरना नहीं है, दूसरी भी काटो, अदरवाइज कैपिटल खत्म हो जाएगा, पूरा हाथ खत्म हो जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग, ये भी बहुत ललचाता है लोगों को। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या अच्छा है, करना चाहिए, वो भी खासकर वो नए ट्रेडर्स जो नए नए मार्केट में आए हैं? ये सेम चीज़ है, जैसे बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ में नए उतरते हो तो सबसे पहले बेसिक से काम करोगे, पहले मार्केट को समझने की कोशिश करोगे, राइट। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इज बेसिकली लेवरेज। लेवरेज मतलब आप जितना दे रहे हो उससे ज़्यादा ले रहे हो, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है, लॉस भी ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझना ज़रूरी है किस चीज़ से डर लगता है, किस की जानकारी नहीं है, राइट। अभी मैं आपको बोलूँ प्लेन उड़ाओ तो आपको डर लगेगा, लेकिन पायलट के लिए रोज का काम है क्योंकि उसके पास जानकारी है। बिल्कुल। उसी तरह से ऑप्शन से काफ़ी लोगों को डर लगता है क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है, बट फिर भी कभी कभी ट्रेड कर लेते, लालच में आ जाते, फिर लॉस हो जाता है। तो आप समझ के करो। तो मेरा मानना है कि शुरुआत करनी है किसी को तो इक्विटी मार्केट से करो, जहां पे आप एक शेयर भी ले सकते हो। आप 1 शेयर 5 शेयर लेके जो भी गलती करनी है कर लो ना, छोटे में निपट जाओगे। और बाद में जब समझ आ जाए कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हो सकती है, फिर उसके बाद बहुत सारे मार्केट है, फ्यूचर है, ऑप्शन है, क्रिप्टो है, करेंसी है, बहुत कुछ है, लेकिन पहले बेसिक तो समझ लो। अच्छा, एक और भी चीज़ है, क्योंकि जो नए लोग आते हैं मार्केट के अंदर तो बहुत सारी चीज़ों पे जाते हैं, टेक्निकल पे भी जा रहे हैं, वो टेलीग्राम पे भी जा रहे हैं, वो बहुत सारे एडवाइजर्स के पास भी जा रहे हैं, टिप्स भी ले रहे हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे कि किन किन चीज़ों से दूर रहना है जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते? ये सब जो आपने बोला उन सबसे दूर रहना है। ओके। टिप्स, न्यूज़, कॉल्स, व्यूज़, इन्फ्लुएंसर मैं भी उसमें ही गिना जाता हूँ। बट ठीक है, आप किसी को भी फॉलो करते हो, किसी को भी मानते हो, तो पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसके रिजल्ट्स क्या है, उसके स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, या उसके वीडियोस कैसे, उसके व्यू, मतलब कोई भी एक चीज़ को परख, आज इसका वीडियो देख रहे हो, कल उसका देख रहे हो, कल इसका देख रहे हो, तो समझ में भी नहीं, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं तो गलत जाएगा, बिल्कुल। राइट। ऐसा नहीं कि मेरे सारे ट्रेड सही जाएंगे, लेकिन मेरा एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको समझ में आता है। मैं बोलता हूँ डे ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए, तो काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो वो डे ट्रेडर्स को फॉलो करते हैं, तो ठीक है। बट सबसे बेस्ट क्या है, खुद ही सीख लो। इतना रॉकेट साइंस नहीं, आप अपना हार्ड एंड मनी दे रहे हो, तो किसी के टिप पे क्यों रिलाई करते हो, किसी के एडवाइस पे क्यों रिलाई करते हो, राइट। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में डाल दो ना, SIP में डाल दो, वो एक्सपर्ट है, और लॉन्ग टर्म रिटर्न आप SIP का देख लोगे तो अच्छा ही है, पूरे लास्ट 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल में भी देख लोगे तो वो तो चल ही रहा है। बट आपको अगर खुद का पैसा लगाना है स्टॉक मार्केट में, तो आप खुद सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम जो भी आता है, कभी काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आप ही ट्रेड कर लो हमारे लिए। मैं किसी का पोर्टफोलियो, किसी का ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ। बोला मेरे पास टाइम नहीं है। अब एक नई स्किल, एक नई कला सीखने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। आप दिन के 1-2 घंटा दो, जैसे, और 1-2 घंटा तो आजकल रील्स और शॉर्ट्स और यूट्यूब और OTT में निकल जाते हैं। कोई भी एक चीज़ में अच्छा होने के लिए रिसर्च बताता है कि आपको 100 घंटे देने चाहिए अच्छा होने के लिए, और एकदम हाई लेवल पे मास्टरी करने के लिए 1000 घंटे चाहिए, राइट। पहले का ऐसा कहावत थी कि 10,000 घंटे और 10 साल टू बिकम अ जीनियस, राइट। बट टू बिकम अ मास्टर, जीनियस से एक लेवल नीचे, यू नीड 1000 आवर्स। और 1000 आवर्स मतलब अगर आप दिन के 1.5-2 घंटे देते हो तो 2-3 साल में आपको अच्छी खासी पकड़ आ जाएगी। बट उतना टाइम नहीं है किसी को, सबको कल का कल पैसा बनाना है, एंड दैट इज वेयर आई से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर हो जाओ, और इसको एक बिजनेस की तरह सोचो, इसको एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस, कहीं नहीं जा रहा है मार्केट, चलते रहेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, पर आप अपने आप को तैयार कर लो। तो क्या इसे फुल टाइम मानना चाहिए इस बिजनेस को? इसे बिजनेस अगर मानते हैं तो फुल टाइम, या ये पार्ट टाइम रखना चाहिए लोगों को? टाइम का जब वर्ड है तो इसको पार्ट टाइम करना चाहिए, लेकिन इनकम फुल टाइम हो सकती है, हो सकती है। यस। बट टाइम उतना नहीं देना है, सीखने के लिए शायद टाइम देना पड़े, एक बार समझ में आ गया तो बस आपको खाली सिस्टम्स को फॉलो करना है, और इतना सिस्टमैटिक हो सकता है, जैसे एक प्रोसेस होता है ना, कि ये होगा तो बाय करूंगा, ये होगा तो सेल करूंगा, ये होगा तो एग्जिट कर दूंगा, लॉस कर दूंगा, प्रॉफिट बुक, तो मतलब रूल बेस्ड हो गया। तो मेरा फेवरेट कोट है जो मैं बता रहा हूँ कि फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट, राइट। प्रोसेस पे फोकस करना है, बिल्कुल। प्रोसेस होगा, प्रोसेस सही होगा तो एंड रिजल्ट सही परफेक्ट है। होगा। अब ये जो रूल है, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट, बेसिकली ये रूल है गीता का, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। बिल्कुल। So stock market has made me more spiritual than any other spiritual programs or courses or books I have read.
बिकॉज यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसेस को फॉलो करना है, वन। सेकेंड, यू नीड टू बी वेरी हम्बल, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी ईगो करोगे ना, मार्केट आपके ईगो को काट देगा, तो आपको हम्बल बनना पड़ेगा। सो बहुत सारे फायदे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग टू बिकम इवॉल्व्ड इफ यू बिकम अ स्टॉक ट्रेडर। सो यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग इफ यू बिकम अ बेटर ट्रेडर। अच्छा, अपने व्यूअर्स को मैं और बहुत इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि आपके जितने भी कोर्सेज है उसमें आर्ट ऑफ लिविंग को भी आपने जोड़कर रखा है। यस। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग से जोड़ने का क्या वजह थी? ठीक है, ये बहुत सही सवाल पूछा आपने, बिकॉज बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं है कि ये मेडिटेशन क्यों करवाते हो आप, आर्ट ऑफ लिविंग क्यों करवाते हो। मैंने बोला कि स्टॉक मार्केट का गेम समझो, आपने हमने क्रिकेट की बात की पहले। क्रिकेट में क्या होता है कि आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। अगर वो क्रिकेटर है, भले कितना भी अच्छा क्रिकेटर, उसके उंगली में फ्रैक्चर है या ये थंब नहीं चल रहा है, उसका लगा हुआ है, तो बोलेगा यू आर अनफिट टू प्ले, आपको ये मैच नहीं खेलना है। वैसे ही हमारी जो गेम है वो भी गेम है, यहाँ पे भी हार जीत होती है, राइट। और हमारी गेम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दिमाग, माइंड। अब माइंड अगर स्थिर नहीं है तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप बीमार हो, आपके यहाँ पे कोई झगड़ा चल रहा है या कोई बिजनेस पे प्रॉब्लम चल रहा है या कोई कुछ और इश्यू चल रहा है। बहुत सारे, हम लोग खाली ट्रेडर थोड़ी है। आई एम अ फादर, आई एम अ सन, आई एम अ हस्बैंड, आई एम एन एम्प्लॉयर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ कोच। बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहा है, उसके वजह से मेरी सोच उतनी शार्प नहीं होगी तो मैं गलती कर दूंगा और लॉस हो जाएगा। अब सोच को शार्प करने के लिए या स्थिर करने के लिए, दिमाग को स्थिर करने के लिए एक ही रास्ता है, मेडिटेशन, राइट। तो पहले तो हम ही खुद ही मेडिटेशन करवा रहे थे। हम, मेरी वाइफ मेघना जो माइंड सेट सिखाती है, वो ही मेडिटेशन करवाते थे। फिर हमने सोचा कि ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों ना जो इंडिया का बेस्ट मेडिटेशन प्रोग्राम है और जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो आर्ट ऑफ लिविंग, वो उनके साथ जुड़ा जाए। और उनको हमने बोला और उन्होंने तुरंत हाँ भी बोल दिया। तो हमारे हर एक प्रोग्राम में, जैसे हमारा एनीबडी कैन ट्रेड होता है 3 दिन का, उसके साथ और 3 दिन का हैप्पीनेस कोर्स होता है। हैप्पीनेस मतलब वो सुदर्शन क्रिया और ब्रीदिंग टेक्निक्स, और उससे लोगों को बहुत सारा फायदा है। भले वो आदमी ट्रेडिंग ना भी करे तो भी उसके हेल्थ में अच्छे बहुत फर्क पड़ गया, उसके माइंडसेट में बहुत फर्क पड़ गया। और हमें लगता है कि हमको अपने प्रोग्राम्स में खाली ट्रेडिंग तो आजकल फ्री हो गया, चैट जीपीटी कर लो, सब स्ट्रैटेजी सब कुछ फ्री है, बट जो मेन है वो माइंड, बॉडी एंड सोल है। ऑल राउंड परफॉर्मेंस या ऑल राउंड डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। इसलिए वी फोकस ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, नॉट ओनली ट्रेडिंग। यानी कि आप माइंड सेट पर भी काम करते हैं और उनके स्किल्स पर भी काम करते हैं, जैसे कि एक एंड रिजल्ट परफेक्ट निकल कर सामने आए। अब एक आखिरी सवाल, गोल्ड जिस तरीके से भागा, सिल्वर जिस तरीके से बहुत अच्छा रिटर्न उसने दिया, अब लोगों के मन में सवाल ये है कि आने वाले टाइम में गोल्ड खरीद के रख लो या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो या एसआईपीज म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या ज्यादा फायदा देता है? अगर आप लॉन्ग टर्म का, सब कुछ डेटा पे डिपेंड करता है। डेटा सच बोलता है हमेशा। ऐसा एक कोट हमने हमारे एक कोच से सुना था, शायद आपने भी सुना होगा, कि आपका बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता है। तो डेटा क्या बताता है? आप 100 साल का रिटर्न निकाल लो सारे एसेट क्लासेस का, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो या इक्विटी हो, रियल एस्टेट हो, सब कुछ। सबसे ज्यादा रिटर्न ओवर द लास्ट 100 years इज इक्विटी मार्केट। कोई 1-2 साल अच्छा चल जाएगा गोल्ड, कोई 1-2 साल चल जाएगा रियल एस्टेट, कोई 1-2 साल 3 साल चलो बिटकॉइन भी चल गया, बट ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है वो इक्विटी मार्केट हैंड्स डाउन है। ऐसा नहीं है कि मैं गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट करूंगा, वो भी है, चलो थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लिया तो गोल्ड में भी डाल दिया, सिल्वर में डाल दिया, बट और अल्टीमेटली ट्रेड कहाँ करना है? चार्ट्स पे करना है, ओके, आरएसआई से करना है और स्टॉप लॉस रखना है। सो ऐसा नहीं है कि मैं, किसी ने बोल दिया तो मैं गोल्ड ले लूंगा, किसी ने बोल दिया तो मैं 1.5 लाख में भी ले लूंगा और आरएसआई जब 90 पे है, राइट, मेरे को तो 60 के ऊपर लेना है, तो 90 पे नहीं ले सकता, तो वापस जब 60 पे आएगा, क्योंकि हर एक चीज़, कोई भी चीज़ जब चलती है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर ट्रेडर को समझना है कि कोई भी एक ट्रेंड होता है ना, वो उसके फेजेस होते हैं। मतलब ये एक ऐसा रॉकेट की तरह ऊपर गया तो ये एक फेज हो गया, फिर वो थोड़ा नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा तो ये दूसरा फेज हो गया, फिर वापस नीचे आएगा, फिर एक तीसरा फेज होगा। तो कम से कम 3 से 5 फेजेस होते हैं। तो आप पहला वाला फेज चुक गए हो ना, जो काफ़ी लोग चुक गए, क्योंकि किसी को पता नहीं था कितना चल जाएगा गोल्ड सिल्वर या जो भी। तो दूसरा जब स्टेज आएगा, दूसरा फेज आएगा, जब वो रेस्ट करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, जब आरएसआई पे सिग्नल मिलेगा, तब एंटर कर लेंगे। तो नज़र रखनी है और सब्र करना है, अच्छी अपॉर्चुनिटी और मौका है तब ट्रेड करना है। तभी तो कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। यस, तो जैसे सब्र रखना सीख लिया, वो मीठा फल भी वही चखेगा। यस, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपने बहुत कीमती समय दिया, वो भी मार्केट आवर्स में। मैं आपके पास आया था और मार्केट आवर्स में ही हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं।
सो दिस इज वेरी गुड फॉर आवर व्यूअर्स ऑल्सो। और जिस बात का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो मार्केट आवर्स में भी मुझसे बात कर पा रहे हैं, समय दे पा रहे हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं और टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हैं। आप लोग भी करिए, अदरवाइज स्टॉप लॉस का तो हमने जिक्र किया ही है, उससे जितना बचेंगे उतना अच्छा है। सो वंस अगेन थैंक यू सर। Thank you इन so दी एंड मैं चाहता हूं कि एक बॉटम लाइन, एक गोल्डन रूल या एक गोल्डन ट्रिक आप हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं। सो मैं जो 3 या 4 सेंटेंसेस बोलता हूँ, एक नहीं 4-5 सेंटेंस बोलता हूँ। एक है फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट, ठीक है, राइट। दूसरा है गो डीप नॉट ब्रॉड, मतलब कोई भी एक इंडिकेटर को आप डीप में समझ लो, मैस्ट्री लेवल पे, ऊपर ऊपर से मत समझो। जैसे मैं आरएसआई पे बात करता हूँ खाली 18 साल से। अगर आपको आरएसआई नहीं अच्छा लगता, आप किसी और को फॉलो करो, बट उसको एक ही, गो डीप नॉट ब्रॉड। थर्ड है लेस इज मोर। लेस इज मोर मतलब मैं जितना ट्रेड कम करूंगा, जितना कम टाइम दूंगा मार्केट को, मार्केट बंद होता है तो मैं ज़्यादा टाइम दूंगा पढ़ाई करने को, स्ट्रैटेजी बनाने को, बैक टेस्टिंग करने को। जब मार्केट चालू होता है तब मेरे को खाली ट्रेड करके अपना काम करना है, दूसरा काम जो भी मैं कर रहा हूँ। तो लेस इज मोर। और लास्ट है कि जब तक मैं इसको सीख नहीं लूँगा, जब तक समझ नहीं लूँगा, आई डू वॉट एवर इट टेक्स। जैसे मैं ये बैंड पहनता हूँ हमेशा, इस पर लिखा है वॉट एवर इट टेक्स। जो भी करना पड़े करेंगे, लेकिन इसको सीख के रहेंगे। तो ये 4 प्रिंसिपल पे मैं हमेशा हमारे प्रोग्राम से बोलता हूँ, और वही मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। सो थैंक यू वंस अगेन। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है जो 2 घंटे की मास्टर क्लास का इन्होंने जिक्र किया है, मैं भी देखूंगा क्योंकि मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, और आप लोग भी देखिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कि वो आपको कैसा लगा और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अगर आपको समय मिल पाए या आपकी टीम में से किसी को समय मिले तो उसका जवाब आप Sure. लोग जरूर दें। 100%. सो वंस अगेन थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you. Thank you.